हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपकी अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इसमें हम यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग का फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट पहला मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले, जिसमें 24 क्वेश्चन दिखेंगे, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, डायरेक्ट से छपते हैं क्लास से क्वेश्चन। तो अगर आप पेन पेपर लेके बैठे और पूरा वीडियो देखना हो तभी में रुकिएगा, क्योंकि देखो दोस्तों, अगर आप मॉक टेस्ट कर रहे हो 2-4 करके चले जाते हो, नुकसान है आपका इसमें। उससे बेहतर है आप सेल्फ स्टडी करिए या कहीं और पर देखिए, लेकिन पूरा देखिए, क्योंकि मॉक टेस्ट में 24 क्वेश्चन है। आपका क्या स्कोर आ रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है, और तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे आपका क्या कुछ स्कोर रहा है, फिर अच्छा होगा आपके लिए। नहीं तो आधा देख के चले जाते, इससे कोई मतलब नहीं निकलता है। दूसरी चीज़, इसका क्लास पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लासेस का नोटिफिकेशन उधर पर ही मिलता है, ठीक है। टाइम नहीं नुकसान करूंगा, आपका एग्ज़ाम बेहद करीब है, तो डायरेक्ट से स्टार्ट कर लेता हूँ। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, टाइको ब्रे ने, केपलर ने। तो जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने की थी। जड़त्व क्या होता है? अगर कोई वस्तु गति में है, विराम में है, तो वो उसी अवस्था में रहेगी। अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध जो करता है वही जड़त्व कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। तो ये जो है खोज इसकी गैलीलियो ने की। न्यूटन का बात आएगा तो न्यूटन गति के नियम की खोज किए थे, मोशन, लॉ ऑफ मोशन इन्होंने दिया। केपलर का ग्रेविटेशन से संबंध है, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन सही है। बिल्कुल दोस्तों, फास्ट तरीके से कराते हैं जिससे आपका टाइम नुकसान ना हो। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष दूरी बराबर है, किसके बराबर है? प्रकाश वर्ष डिस्टेंस की एक यूनिट है। अब देखो दोस्तों, एक वर्ष में प्रकाश निर्वात में कितनी दूरी टोटल तय करता है, उसी को हम प्रकाश वर्ष कह देते हैं, प्रकाश वर्ष दूरी कह देते हैं। इसकी वैल्यू की बात करूँ तो लिख रहे 9.46 इंटू 10⁻10। ये दोस्तों पावर है, उसका मतलब मैं लिख देता हूँ, एक बार आप समझ सकते हैं। 9.46 इंटू 10⁻10 किलोमीटर, इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पर ऐसे लिखा गया, ठीक है। लेकिन राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा चाल की मापों में क्रमशः 3% और 4% त्रुटियां हैं। पिंड की गतिज ऊर्जा में त्रुटि क्या होगी वो बताना है। जो दोस्तों क्वेश्चन देता हूँ इसी पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम में बनता है, और डायरेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी इससे ज़्यादा टफ लेवल के न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। सॉल्व करना होगा इसको। कह रहे हैं कि किस में बताना है हमको? गतिज ऊर्जा में। तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा का फार्मूला लिख लो, काइनेटिक एनर्जी का, के बराबर हाफ mv², ये फार्मूला होता है। परसेंटेज एरर की बात मैं कर लूँ तो कुछ इस तरीके लिखते हैं, डेल्टा k/k इंटू 100, ये बराबर में जाएगा, हाफ कांस्टेंट में आएगा, हाफ को हटाएंगे हम, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे डेल्टा m/m इंटू 100। और ये जो v² लिखा है, मतलब v जो है वेलोसिटी जो है 2 बार आ रही है, तो इसको हम कुछ इस तरीके करेंगे, प्लस लगाएंगे, 2 ये नीचे आएगा, फिर करेंगे डेल्टा v/v इंटू 100। इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है डेल्टा m/m। इधर देखो द्रव्यमान तथा चाल, तो द्रव्यमान में 3%, मास में 3% है। तो यहाँ पर डायरेक्ट से लिखिए, इसके पूरे के जगह पे लिखिए 3% प्लस 2 लगाइए, और इसकी वैल्यू डेल्टा v की वैल्यू इन्होंने 4 दे रखी है, तो यहाँ पर करिए 4%। इधर पे हो गया 3, और ये हो गया 2 4 जा 8%। टोटल ऐड कर लो तो 11% निकल के आएगा। 11% जिस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पैटर्न कुछ इसी तरीके से होता है, जिसमें आपका क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। सभी छपने वाले क्वेश्चन है वही कराता हूँ दोस्तों, जो क्लास में आपके, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता हो। बाकी अननेसेसरी चीज़ें हम नहीं कराते आपको। चलिए, शक्ति का विमीय सूत्र बता दो क्या होगा। शक्ति का, पावर का, ओ माय गॉड,
शक्ति का विमीय सूत्र बता दो क्या होगा। तो फार्मूला इसका याद होगा, P बराबर W/T, यही होता है। तो W का निकालिएगा, W को हम F इंटू डी लिख देते हैं, D डिस्प्लेसमेंट है, T को नीचे करिए टाइम, और F मतलब फोर्स। फोर्स का क्या होता है, हम क्या लिखते हैं, mL/T⁻², या mL/T-2, जो भी आप समझ पाएँ। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों को हम L से डिनोट करते हैं, नीचे टाइम दिया गया है तो T लिखिए। आगे में बढ़िए तो हो जाएगा mL, L तक लिखो, और देखो एक इधर पे है एक इधर पे है, पावर 2 लगाओ, T⁻² ऑलरेडी इन्होंने दिया है, नीचे फिर से T है। अब इस T को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये -3 में आ जाएगा, -2 अभी है, एक बार और जाएगा ये -1 और जाएगा तो -3 हो जाएगा, mL/2 T⁻³ किस ऑप्शन में हमको दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यही हमारा सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, आप भी मेरे साथ में सॉल्व करते रहे, मैं इसीलिए बोलता हूँ पेन पेपर लेके बैठिए और बिल्कुल आखिर में मुझे बताइए कि आपका क्या स्कोर रहा है, क्योंकि आप भी सॉल्व करते रहेंगे अच्छा रहेगा। नहीं तो ये क्लासेस सिर्फ देखने से मज़ा नहीं आएगा, जिससे आपको पता तो चले आपका क्या कुछ स्कोर बन रहा है। कह रहे यदि किसी कण का विस्थापन शून्य है तो तय की गई दूरी होगी। शून्य होनी चाहिए, शून्य हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, शून्य नहीं हो सकती, कण पर निर्भर करती है। चलिए हम बताते हैं आपको। पहली चीज़ कह रहे कि यदि किसी कण का विस्थापन शून्य है तो तय की गई दूरी क्या होगी। पहली चीज़, मान लो कोई पार्टिकल है यहाँ पर, ये आगे पीछे कहीं पर नहीं गया, तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस भी 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। लेकिन मान लिया यही इधर चला है, ये 10 मीटर लिख दूँ मैं, फिर 10 मीटर और आ गया, नीचे आया है, फिर 10 मीटर इधर और आ गया, लेकिन फिर इधर चला गया 10 मीटर, वापस ये वहीं पर पहुंच गया जहां से चला था। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो पूरा जो दूरी चली गई है, देखो 10 10 10 10, तो डिस्टेंस हमारा आएगा 40 मीटर हो रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो दूरी होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। अब ये तो यहीं से निकला था हमारा, मान लो ए बिंदु है, ए से ही निकला था, यहीं पे वापस आ गया, डिस्टेंस तो 40 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जिसको विस्थापन कहते हो, विस्थापन तो हमारा 0 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, विस्थापन शून्य है तो तय की गई दूरी क्या होगी, वो शून्य भी हो सकती है और नहीं भी। बात समझ में आ गई, क्योंकि अगर यहाँ पर है, यहाँ से अगर हरकत नहीं हुआ था तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही 0 था। बात समझ रहे क्या आप, दोनों ही ये कंडीशन से हो जाएगी, शून्य हो भी सकती है और नहीं भी। ऑप्शन बी सही है। जब कोई बस अचानक मुड़ती है तो बस में खड़े यात्री बाहर की ओर गिरते हैं, इसका कारण है। बिल्कुल आप देखेंगे क्वेश्चन वही है जो छप जाएंगे डायरेक्ट से आपके प्रवेश परीक्षा में। कह रहे जब कोई बस अचानक से मुड़ती है तो बस में खड़े यात्री बाहर की ओर गिरते हैं, इसका कारण क्या है। मैं देखो थोड़ा तेज़ कर आ रहा हूँ, लेकिन आप जब वीडियो ये देखेंगे कब आपके बीच में होगा ये तो आपको ही पता होगा। तो क्या करिएगा, पॉज कर दीजिएगा जब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखे, उसके बाद खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखिएगा, ठीक है। जब कोई बस अचानक मुड़ती है तो बस में खड़े यात्री बाहर की ओर गिरते हैं, इसका कारण क्या है। तो देखो ये जड़त्व का नियम है, इनर्शिया का, क्योंकि मैंने क्या बोला, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध। अगर कोई चीज़ गतिशील है, मतलब गति में है, मोशन में है, तो वो उसी में रहना चाहती है। कोई स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। बात क्लियर है। इसमें भी 3 प्रकार की इनर्शिया होती है, एक होता है गति का जड़त्व, एक होता है विराम का जड़त्व, एक होता है दिशा का जड़त्व। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये होता है। अभी जैसे बस में हम बैठे होते हैं, जब भी बस स्टार्ट नहीं होती, अभी हम बैठे हैं तो बस अचानक में स्टार्ट की जाती है, तो हम लोग क्या होते हैं, पीछे की साइड चले जाते हैं, सीट पर जो सीट होती है उधर चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है, उसके पहले हम विराम में थे, रेस्ट पोजीशन में थे, लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो हम फिर से रेस्ट में रहना चाहते हैं। हमारा शरीर जो है उसका विरोध कर रहा है, इसीलिए हम लोग पीछे जाते हैं। और मान लो बस चल रही है,
अचानक में ब्रेक लगता है तो उस समय हम गतिशील अवस्था में हैं, मोशन के स्टेज में हैं, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगता है हम लोग आगे की साइड झुक जाते हैं। बात क्लियर हो गई? मतलब हम गति में ही रहना चाहते हैं, वो ब्रेक के चलते हमको रुकना पड़ रहा है। तीसरी चीज़, जब भी आप बस में बैठे हो, अगर लेफ़्ट साइड में बस घूमी है, मान लो राइट आपका मोड़ है कोई, तो वो घूमेगी तो लेफ़्ट साइड में जाएंगे, सभी लोग देखेंगे हम लोग लेफ़्ट साइड में चले जाते हैं। क्लियर हो गई? मतलब हमारी दिशा भी सेम थी, सीधे चल रहे थे, अचानक में मोड़ आए जिसके चलते हम खिड़की की साइड में जा रहे हैं। बात क्लियर हो गई? तो वही है, इसमें क्या बता रहे, अचानक मुड़ती है तो बस में खड़े यात्री बाहर की ओर गिरते, इसका कारण क्या होगा, इनर्शिया हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, इसमें कुछ बताने जैसा है ही नहीं, E बराबर mc²। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान यमी है, त्रिज्या आरी है, तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में अनुपात होगा। पहली चीज़ आपको स्मॉल जी कैपिटल जी में पता होना चाहिए, अनुपात के चक्कर में मत जाओ पहले। तो जी बराबर हमारा होता है Gm/r², ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ Me करना है, Re करना है, क्योंकि ये पृथ्वी की केस में, अर्थ के केस में हमसे पूछ रहे हैं। तो एक बार पहले मैं इसको ऐसे लिख दूँ, G बराबर Gme/re², ये मास ऑफ अर्थ है, ये आपका क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, त्रिज्या है। तो जी और स्मॉल जी और कैपिटल जी का रेशियो पूछ रहे हैं, तो ऐसे कर लो ना, G/G आप सॉल्व करेंगे तो यही निकल कर के आएगा Me/re²। किस में दिख रहा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, यही राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मागतिकी का पहला नियम निम्नलिखित में से किस राशि के संरक्षण के संबंध में बात करता है? ऊष्मागतिकी का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण के संबंध में बात करता है, और ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो क्या कहता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। इसका फार्मूला डायरेक्ट से पूछेगा आपसे आपके एग्ज़ाम में, ΔQ बराबर ΔU प्लस ΔW। ये किया गया कार्य है, ये स्थितिज ऊर्जा है, और ये दी गई ऊष्मा है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टार लगा के लिखेगा इस पर। ऑप्शन डी सही है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वायु में, जल में, निर्वात में, स्टील में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है हमेशा। जब तक मीडियम नहीं मिलेगा ध्वनि उसमें चल ही नहीं पाएगी। और सबसे ज़्यादा इस मतलब ध्वनि की चाल जो होती है, स्पीड ऑफ साउंड, ये डिपेंड करती है हमेशा सघनता पर। कोई मतलब कितना सघन है, बात समझ रहे आप? सघन मतलब डार्क बोल दूँ मैं, नहीं कुछ और होता है। डेंस मतलब डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो सबसे ज़्यादा सॉलिड हमारे डेंस होते हैं, सॉलिड के बाद में हमारा लिक्विड होता है। उल्टा ही लिख रहा हूँ क्या मैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सबसे ज़्यादा जो साउंड चलेगी वो सॉलिड में फास्ट चलेगी, फिर लिक्विड में, फिर गैसेज में। तो इसमें से देखो सॉलिड कौन सा है, वायु, जल, निर्वात, स्टील। स्टील है, स्टील को मारो टिक। इसमें स्पीड नहीं पूछा जाएगा, क्या कुछ स्पीड रहेगी, बस आपको ऑप्शन जब भी देगा, एक सॉलिड का देगा, एक लिक्विड का देगा, एक गैस का देगा। क्लियर हो गई? तो स्टील में सबसे ज़्यादा गति होगी। यहाँ पर निर्वात कह रहे हैं, निर्वात में तो चलेगा ही नहीं। मैंने अभी बोला कि माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पर। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी बता दो, क्या होगा? फार्मूला इसका होता है D बराबर 1/f, लेकिन ये क्या होना चाहिए, मीटर में। f जो है मीटर में होना चाहिए। अब इसमें क्या दिया, सभी आंसर तो हमारे सेंटीमीटर में आ रहे हैं, तो इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। एक जो है इसको हम 100 कर ले अगर, और यहाँ f कर लें, तो हमारा जो भी अब आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। और इधर d कर लें, लेकिन हमको निकालना है क्या, फोकस दूरी निकालना है, f निकालना है। तो f इधर करो, f निकाल रहे हो तो 100/d कर दें, और
100/d की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है हमको, 2 दिया है, ठीक है, d की वैल्यू 2 दिया है, 2 है, तो डिवाइड कर लो, 50 निकल करके आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। किस में दिख रहा हमको, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इससे टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, और यही पैटर्न है सीनेट में क्वेश्चन पूछे जाने का, ठीक है। आप बहुत टफ के चक्कर में जाएंगे, एग्ज़ाम से दूर हो जाएंगे। भरोसे के साथ देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ वो सभी चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा जिनका एग्ज़ाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, उसके लिए आप बैचेज ले सकते हो जो साल भर आपको गुमराह करेंगे, लेकिन मैं 30 सेट करवाता हूँ, उसी से आपका 85 to 90% क्वेश्चन छप जाते हैं। एप्टीट्यूड का क्लास हो चुका है, फिजिक्स का चल रहा है, केमिस्ट्री बायो सब कुछ चलेगा, लेकिन ये आपको तभी पता चलेगा जब आप टेलीग्राम पे रहेंगे, क्योंकि क्लासेस का क्या टाइम रहेगा ये हमको भी नहीं पता है। टाइम जब भी मिलता है दे देता हूँ वीडियो, ठीक है। आकाश के नीले रंग का कारण है, तो वो होता है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन। डायरेक्ट से याद रखिए कुछ पॉइंट को, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बताइए, मायोपिया के लिए हम कौन सा लेंस या कौन सा दर्पण यूज करेंगे। छोटा सा की पॉइंट देता हूँ, याद रखिएगा। ज़्यादा अक्षर का दोष, लिखिए इसको, चाहे जैसे भी माइंड में सेट करिए, हिंदी वाले समझ रहे होंगे। ज़्यादा अक्षर का दोष, ज़्यादा अक्षर का चश्मा। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। छोटी सी बात है लेकिन आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा अक्षर का दोष, ज़्यादा अक्षर का चश्मा। एक है हमारा निकट दृष्टि दोष होता है, एक होता है दूर दृष्टि दोष। तो निकट में हमारे 3 शब्द आ रहे हैं, दूर में हमारे 2 शब्द आ रहे हैं। मैंने क्या बोला, ज़्यादा अक्षर का दोष, तो निकट तो बड़ा है ना, तो इसमें ज़्यादा अक्षर का चश्मा भी यूज होगा, मतलब अवतल लेंस। अवतल लिखूँ मैं, ऐसे लिखूँ, अवतल लिखा और इधर में उत्तल लिखा, तो देखो निकट दृष्टि दोष, निकट में ज़्यादा अक्षर, तो इधर अवतल लेंस हो गया। अगर दूर दृष्टि दोष की बात कर तो कम करता मैं, तो कम अक्षर उधर पे है, तो हमारा उत्तल लेंस हो जाता। लेकिन इसका नाम जो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष पड़ा, इसके चलते नहीं पड़ा है लेंस की वजह से, चश्मे की वजह से। ये पड़ा है इमेज बनने की कंडीशन में। निकट मतलब नज़दीक, तो जब रेटिना से नज़दीक, रेटिना से पहले जब हमारा इमेज बनता है तो वो निकट दृष्टि दोष कहलाती है। और जब हम रेटिना के पीछे हमारा प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, तब जाकर के वो दूर दृष्टि दोष हो जाता है। बात क्लियर है। फिलहाल में यहाँ पे करिएगा अवतल लेंस, अवतल लेंस होगा दोस्तों, दर्पण नहीं, क्योंकि चश्मे में हम लोग लेंस यूज करते हैं। चलिए, अब यही कह रहे, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। भी जस्ट मैंने आपको बताया, ये रेटिना के पीछे बनेंगे। अगर रेटिना से पहले बनता तो निकट दृष्टि दोष होता वहाँ पे। या दूर दृष्टि दोष की बात करें, मतलब रेटिना के पीछे इमेज बनेगा। 2 परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान, परमाणु द्रव्यमान भिन्न है। परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु द्रव्यमान भिन्न है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम समस्थानिक बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। लेकिन समभारिक क्या है, तो इसमें परमाणु भार समान होते हैं, एटॉमिक वेट समान होगा, लेकिन परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर वो अलग होगा, परमाणु क्रमांक अलग होता है, ठीक है। सब न्यूट्रॉनिक मतलब आइसोटोन्स, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। फिलहाल में ए ऑप्शन सही है। चलिए, एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा है, बार बार से एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आया है, तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी सही है। हाइड्रोजन बम आधारित है, केवल नाभिकीय विखंडन पे, नाभिकीय संलयन पे, विखंडन व संलयन दोनों पर, रेडियो एक्टिवता पर। हाइड्रोजन बम, पहले देखो ये नाभिकीय विखंडन क्या होता है, फिजन क्या होता है। जब कोई बड़ा नाभिक छोटे छोटे में टूट जाता है तो वो नाभिकीय विखंडन कहलाता है, फिजन कहलाता है। और जब छोटे छोटे नाभिक मिलकर के बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर फ्यूजन होता है। क्लियर हो गई, संलयन होता है। और हाइड्रोजन बम की कंडीशन में,
आपका दोनों ही होता है, विखंडन व संलयन दोनों होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। पी टाइप के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं, बताइएगा। केवल कोटर होल्स, या दोनों की संख्या समान होगी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की, या फिर मोर इलेक्ट्रॉन्स मोर होल्स। तो पी टाइप में हमारे कोटरों की संख्या अधिक होती है, ये हमारा राइट आंसर है। और एन टाइप में हमारा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होगी तो एन टाइप होगा। फिलहाल में डी ऑप्शन सही है। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है, ये बताना आपको। निर्वात की वैद्युतशीलता इंग्लिश में अपना पढ़ सकते हैं, यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। फार्मूला याद करिए, आप 12th का फिजिक्स उठाएंगे, वहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है। ये फार्मूला होता है हमको, और आपको निकालना क्या है, एप्सिलॉन 0। इसके मतलब इसकी यूनिट निकालना है, तो हम इसको इधर लेके जाएं, एप्सिलॉन 0 कर दिया। ऊपर Q1 Q2 है, नीचे R² आया था, ये F हमारा नीचे चला जाएगा, और 1/4 पाई ये कांस्टेंट है, इसको हम हटा देंगे, यहाँ पर हम F कर देंगे, FR²। तो Q1 Q2 दो दफ़ा है, और Q का क्या होता है, कूलाम होता है, सभी को पता होगा। तो दो दफ़ा है तो हम कूलाम स्क्वायर कर दें। नीचे F है, F को हम न्यूटन बोलते हैं, F है मतलब फोर्स, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। R², R डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं, 2 बार है तो मीटर स्क्वायर कर देते हैं। देखो किसी में दिख रहा क्या, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कहीं पर दिख रहा क्या, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, पहला ये ऑप्शन सही है। वैद्युत विभव का मात्रक बता दीजिए क्या होगा। वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फार्मूला याद रखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट से छप जाते हैं आपके एग्जाम में। फार्मूला ही पूछा जा सकता है या उस पर यूनिट पूछी जा सकती है। वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V = W/Q, यही होता है। अब W क्या है, वर्क है, कार्य है, और कार्य का जूल होता है, जूल प्रति, Q का कूलाम हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। दिख रहा किसी में, जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन ए सही है। समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के 2 प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध है। अभी इंग्लिश वाले कह रहे होंगे सब हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में नहीं। देखो दोस्तों, उससे ज़्यादा टाइम जाएगा, और मैं जल्दी में ये पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, उतना ही टाइम आपका लूँगा जितने टाइम में आप एग्ज़ाम में करें। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में आपको फिजिक्स सॉल्व कराऊंगा, इसीलिए तो लाइव नहीं लेकर के आ रहा। 20-25 मिनट मुश्किल से लगना चाहिए आपको भी, हमको भी, ठीक है। और ये तो आपको समझाना तब इतना टाइम लग रहा, नहीं तो 10 मिनट का भी ये पेपर नहीं था। कह रहे कि समांतर क्रम में जुड़े हैं, पहली चीज़। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है किसमें, पैरेलल में। समांतर में कुछ इस तरीके जोड़े जाते हैं। चलो, इधर B कर लिया, इधर A कर लिया, ये 10 ओम है और ये भी 10 ओम है। अब आपको बताना है प्रतिरोध क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या निकल करके आएगा। फार्मूला है छोटा सा इसका, 1/R = 1/R1 + 1/R2। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। और एक या तो हीट स्टोन ब्रिज बनाते हैं, उसको भी क्वेश्चन करा दूंगा। तो यहाँ 1/10 करिए, यहाँ 1/10 करिए। R1 R2 की वैल्यू इन्होंने पहले ही दे रखा है, 10 ओम होगा, तो ये 2/10 हो जाएगा। 1/R = 2/10, और R की वैल्यू अगर मैं करूँ, R करूँगा तो ये हो जाएगा 10/2, उल्टा आ जाएगा, कट कर लेंगे तो 5 ओम निकल करके आएगा, 5 ओम। ऑप्शन डी सही है। किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है। किरचॉफ लॉ आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, आवेश संरक्षण की बात करता है।
दो चुंबकीय बल रेखाएं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काटती है। अच्छा, इंटरसेक्ट करती है, ध्रुवों के पास काटती है। अच्छा, कभी नहीं काटती, बीच में काटती है। ये तो मुझे पता है, इसका आंसर तो आपको पता होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही पूछा जाए, ज़रूरी नहीं है कि यही पूछा जाए आपके एग्ज़ाम में। तो ये है हमारा मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आपसे डायरेक्शन पूछा जा सकता है, चुंबक के बाहर ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल की तरफ में जाती है। ऐसे नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ की तरफ जाएंगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये तो कभी एक दूसरे को नहीं काटती, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन चुंबक के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान रखिए, उतना मैं लिख नहीं पाऊँगा। हमेशा चुंबक के बाहर जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, लेकिन चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ में आती है। और उसके बाद ये जो हमारा ध्रुव है, पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इधर पे आप देखेंगे जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये बहुत डेंस होती है, बहुत घनी होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा चुंबकीय बल होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, चुंबकीय बल, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलने में दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पर मैंने क्या बोला, चुंबकीय बल रेखाएं सबसे ज़्यादा, जिसके चलते मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा होगी कहाँ पर, तो ध्रुवों पर होती है। ये तो 3 पॉइंट्स जो आपको बताए, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। और ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, इंटरसेक्ट नहीं करती, ये तो पता ही होगा, और वही इसमें सही है। दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी नहीं काटती, नेवर इंटरसेक्ट, ऑप्शन सी सही है। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग करिए, उसके बाद में जा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, कमेंट में ज़रूर से बताना आपको क्लास कैसी लगी और किस सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस सेट और में चाहिए। अगर आपका रिस्पांस ठीक रहा तो जल्दी जल्दी प्रैक्टिस सेट एक दिन में 3-4 दे दूंगा, अदरवाइज 1-2 जैसे ही चल रहा है ऐसे चलता रहेगा। दूसरी चीज़, आप बेहतरीन तैयारी के लिए हमारा नोट्स ले सकते हैं, जिसमें मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एप्टीट्यूड, इंग्लिश सबका यूनिट वाइज MCQ करवाए। जितने भी यूनिट आपके फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, एप्टीट्यूड में है, बायो में है, इंग्लिश में है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया है 30 से 50 हर एक चैप्टर से। साथ में 21 से 25 तक में प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हमारे कंडक्ट कराए गए ABBMU द्वारा, वो सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके साथ में मैंने आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया है, और इसके साथ में मैंने आपको 2500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ दे रखा, जिसमें 500 फिजिक्स है, 500 केमिस्ट्री, 500 बायो, 500 एप्टीट्यूड, 500 इंग्लिश से दिए गए हैं। अब अगर आप इतना सब कुछ करते हैं तो 100+ स्कोर से आपको कोई नहीं रोक सकता, और जो आपका सपना है गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का, वो ज़रूर से पूरा हो पाएगा। और रही बात, इसके लिए मुझको मतलब बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बेहद करीब है। छोटा सा अमाउंट दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का। इतनी ढेर सारी चीज़ें आपको 100 में मिल रही, बाकी आपको ही पता होगा 100 में कुछ नहीं मिलता आजकल। लेकिन 1 महीने का आपका टाइम बचा, मैं देने को तो फ्री में दे दूं, लेकिन इसमें मेरी मेहनत है, और मेहनत दोस्तों कभी भी फ्री में नहीं करना चाहिए, ना तो किसी को देना चाहिए, ठीक है। तो 100 रुपीज़ के साथ में आप ले सकते हो। लेना होगा सिंपल में इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना 9517193475। यहाँ पर SMS करेंगे तो बस इतना ही लिखिएगा, UP CNET नोट्स। QR जाएगा, आप 100 का पेमेंट करेंगे, तुरंत में नोट्स आपके व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन इतना लिखना दोस्तों ज़रूरी है कि UP CNET नोट्स, क्योंकि मैं बिहार का, राजस्थान का, एम्स BSc नर्सिंग का, UP GT का सब कुछ नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। आप लिखेंगे UP CNET तो मुझे समझने में आसानी होगी। आपकी क्या स्कोर आए ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे, 24 में से कितना आपका बना है। और दूसरी चीज़, क्लास कैसी लगी इसके बारे में बता देंगे। 1 माइक्रोन म्यू तुल्य है, किसके इक्वल है वो बताना है, माइक्रोन। तो इसको याद रखो, 10⁻⁹, ये इसको हम नैनो बोल देते हैं, नैनोमीटर या नैनो। 10⁻12 आता है तो इसको हम पीको में लिखते हैं या पीकोमीटर। 10⁻�6 इसी को हम माइक्रोन बोल देते हैं, माइक्रोन, ये ठीक है। ये 10⁻⁻15 है, इसको हम फर्मी बोल देते हैं, एक फर्मी। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो सभी पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा।
इसका फ्री पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पे है, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लासेज का नोटिफिकेशन भी उधर से ही देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।